नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल एजुकेटर। आप सभी को पता है कि भैया 12 जुलाई को आपका एग्जाम है। उससे रिलेटेड जो आपका पहला पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, वहां से हम लोग 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और सारे के सारे एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा भैया। प्राचीन काल में दिव्यांगता को अक्सर किस रूप में देखा जाता था? देखो भाई, जब प्राचीन काल था वहां पर कहा जाता था कि ये कोई कह सकते हैं कि दैवीय प्रकोप है या उनके कर्मों का फल है। कहा जाता था कर्मों का फल, कहा जाता था भैया भूत। ठीक है, ऐसे इनको देखा जाता था। तो यहां पर आप कह सकते हैं पूर्व जन्मों का पाप और ईश्वरीय दंड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दिव्यांगता का चिकित्सकीय मॉडल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? पर्यावरण में सुधार पर, व्यक्ति की जैविक क्षति या बीमारी के इलाज पर, सामाजिक अधिकारों पर, या बाधाओं को हटाने पर? बताइए भैया। देखिए भैया, दिव्यांगता का जो चिकित्सकीय मॉडल होता है, कहता है व्यक्ति में कोई अगर शारीरिक और मानसिक कमी है, उसी को ये मानता है भैया। उसके लिए आप उसे सर्जरी करवा सकते हैं, उसके लिए आप पुनर्वास का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो हम कहेंगे व्यक्ति की जैविक क्षति या बीमारी के इलाज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल क्या मानता है? दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल क्या मानता है? वो ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति में क्षति है, किसी भी व्यक्ति में क्षति नहीं है, बल्कि हमारे समाज में मौजूद भौतिक चीजों में, हमारे समाज की नीतिगत चीजों में, हमारे समाज में व्यवहारिक बाधाओं में आपको देखने को मिलता है। तो कहेंगे समाज की बाधाएं और दृष्टिकोण व्यक्ति को कह सकते हैं दिव्यांग बनाते हैं। नेक्स्ट है भैया, मानवाधिकार मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों को किस रूप में देखता है? मानवाधिकार मॉडल, मानवाधिकार मॉडल क्या कहता है कि प्रत्येक मानव जो है हमारा कौन है? हमारा हिस्सा है। प्रत्येक मानव हमारा हिस्सा है, जिसको हम सम्मान देंगे, जिसको हम समानता का अधिकार देंगे। तो ये चीजें आप कह सकते हो अधिकारों के हकदार और समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में देखता है ह्यूमन राइट्स मॉडल। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष अपनाया गया? देखो भाई, यूएनसीआरपीडी की बात करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बात करते हैं भैया 13 दिसंबर 2006 की, 13 दिसंबर 2006 की। नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 6। दान या चैरिटी मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों को किस रूप में देखता है? दान या चैरिटी मॉडल जो होता है वो दिव्यांग व्यक्तियों को किस रूप में देखता है? दया, सहानुभूति, दान के पात्र के रूप में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया, किसी ऐतिहासिक काल में दिव्यांगों के प्रति पुनर्वास और संस्थागत देखभाल का दृष्टिकोण तेजी से बढ़ा। भाई, किस ऐतिहासिक काल में दिव्यांगों के प्रति पुनर्वास? अब पुनर्वास की बात होती है तो अभी आप लोग अच्छा एक बार पढ़ के भी आप आए हैं कि जब पुनर्वास की बात होती है तो हमने कहा था कि चिकित्सा की बात होगी, तभी तो पुनर्वास की बात होगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण मिलेगा, सहायक उपकरणों का विकास होगा। तो ये कब? तो कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के
बाद में, क्योंकि सैनिक घायल हुए, दिव्यांग हुए, उसके बाद में उनको चिकित्सा दी गई, पुनर्वास की सेवाएं दी गई, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, सहायक उपकरण, ये सब चीजें लाई गई। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बियार्डस्ले और अन्य विद्वानों के अनुसार दिव्यांगता का आर्थिक मॉडल किस बात पर केंद्रित है? आर्थिक मॉडल किस बात पर केंद्रित है? तो हम कहेंगे भैया देखो, आर्थिक मॉडल क्या कहता है, कोई व्यक्ति समाज या अर्थव्यवस्था के लिए कितना उत्पादन कर सकता है, इसकी क्षमता में कमी से आर्थिक नुकसान कितना होगा। यानी कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो दिव्यांग हो, सभी का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। तो कितना उत्पादन कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया सामाजिक मॉडल और चिकित्सकीय मॉडल के बीच अंतर। सामाजिक मॉडल क्या कहता था कि जो दिव्यांगता है वो हमारे समाज में है, ना कि किसी व्यक्ति में। और चिकित्सकीय मॉडल क्या कहता था? कहता था भैया सबको जो है ठीक करो, सबको ठीक करो। और सामाजिक मॉडल क्या कहता था? समाज की बाधाओं को दूर करो। देख लो भैया कहां पर है। चिकित्सकीय मॉडल समस्या को व्यक्ति में देखता है, जबकि सामाजिक मॉडल समस्या को समाज और पर्यावरण में देखता है। ठीक है, वीडियो भैया अच्छा लग रहा हो तुरंत लाइक करके बताओ हाँ अच्छा लग रहा है, या कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो तो, क्योंकि मेहनत जब ही सार्थक होती है जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा चलती है। बात करते हैं आपके क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता और पुनर्वास से। तो पहला क्वेश्चन आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अंग हानि का अर्थ क्या है? जब भी अंग हानि के अर्थ की बात करें तो आप कह देना भैया कि शारीरिक या मानसिक संरचना में कमी या विसंगतियां। ठीक है, तो ये आपका जो है हम कह सकते हैं इसकी कार्यप्रणाली में कोई क्षति या असमानता का होना आपका क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जब कोई व्यक्ति अंग हानि के कारण सामान्य मानवीय तरीके से किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है तो उसे कहते हैं, बताओ भैया जल्दी से, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अक्षमता। क्या कहते हैं? अक्षमता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अपंगता शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हैंडीकैप इंग्लिश में देखिए दिया गया है हैंडीकैप, तो कहेंगे समाज और पर्यावरण द्वारा उत्पन्न नुकसानदेह स्थितियों से। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन पढ़ के उत्तर भी लगाते रहा कीजिए, इससे आपको याद होता रहेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। क्योंकि एग्जाम आप सभी को पता है कि 12 तारीख को आपका एग्जाम है, 12 जुलाई को। तो ये मान के चलिए कि भाई पढ़ोगे तभी वहां पर आपको अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। यानी कि आपको पता है कि 1500 प्लस लोगों को अंदर किया गया है, तो और सीटें कितनी हैं आपको पता है, केवल और केवल 18। बात करते हैं गतिविधि सीमितता का क्या अर्थ है। और चैनल पर हमारे पहली बार हैं, आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल, 87,000 का परिवार, और साथ ही साथ 2100 से ज्यादा वीडियोस आपको इस चैनल पर केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन की मिलती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भारत के नंबर 1 यूट्यूब चैनल को जरूर अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए। गतिविधि सीमितता का क्या अर्थ है? किसी कार्य को करने में व्यक्ति को होने वाली कठिनाई। बिल्कुल भैया, WHO या ICF के अनुसार यही होता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या गतिविधि को निष्पादित करने में आने वाली कठिनाई को गतिविधि सीमितता कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रारंभिक दक्षता अर्ली इंटरवेंशन किस आयु वर्ग के लिए होता है भैया? बताइए। अर्ली इंटरवेंशन सबने पढ़ा होगा, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी कि प्रारंभिक बचपन में। ठीक है,
जितनी जल्दी हम बच्चे को पहचानेंगे उतनी जल्दी हम बच्चे में हस्तक्षेप करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्वास का उद्देश्य होता है, देखो पहली बात पुनर्वास क्या होता है, तो कहेंगे खोई हुई क्षमता को वापस पाना। ठीक है, पुनर्वास है। और जब खोई हुई क्षमता को वापस लौटाया जाएगा तो हम कहेंगे कि पुनर्वास की कोई ऐसी प्रक्रिया होगी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में होगा जहां पर व्यक्ति की खोई हुई क्षमता को वापस लौटाना, जिससे कि व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ सके, स्वतंत्र बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। अब यहां पर आप देख सकते हैं शारीरिक मानसिक क्षमता को प्राप्त कराने के लिए सक्षम बना। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 16। भागीदारी प्रतिबंध का संबंध किससे है? जल्दी बताइए भैया। जीवन की स्थितियों या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने वाली बाधाएं। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 17। चिकित्सा और सामाजिक मॉडल को मिलाकर WHO ने किस नए ढांचे का विकास किया? चिकित्सा और सामाजिक मॉडल को मिलाकर के WHO ने किस नए ढांचे का आविष्कार किया? वो किया था भैया आपका, दोनों ने, ICF ने और WHO ने जब मिलाया था, ठीक है, चिकित्सा और आपके कह सकते हैं सामाजिक मॉडल को, तो इन्होंने एक जैव मनोसामाजिक मॉडल अपनाया था। तो आप यहां पर देखेंगे ICF मॉडल, बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है, जैव मनोसामाजिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रारंभिक हस्तक्षेप का लाभ क्या है? बस जितनी जल्दी हस्तक्षेप करोगे उतनी ही जल्दी बच्चे का विकास में सुधार होगा। या दिव्यांगता के प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चे के विकास में सुधार होता है, बिल्कुल सही है। या भविष्य की जटिलताओं को रोकता है, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक पुनर्वास का ध्यान किस पर होता है? व्यवसायिक पुनर्वास का ध्यान किस पर होता है? क्वेश्चन नंबर 19। केवल खेलकूद पर ना भैया, रोजगार, कौशल विकास, आर्थिक निर्भरता सब पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। WHO के ICIDH वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? ICIDH, अब देखो ये जो है ICIDH का सही वर्ग क्रम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, और ICIDH के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। क्षति, अक्षमता, या कह सकते क्षति होती अंग हानि, उसके बाद में अक्षमता और अपंगता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। सबसे पहले क्षति या रोग। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, अंग हानि उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए भैया। नौकरी ना मिल पाना, अरे ये कौन सी अंग हानि हुई? आंखों के रेटिना या ऑप्टिकल नर्व का क्षतिग्रस्त होना, बिल्कुल हाँ भाई। अगर रेटिना डैमेज हो जाता है तो हम कहेंगे शारीरिक या जैविक स्तर पर संरचनात्मक खराबी हो जाती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनर्वास और समकक्षीकरण यानी कि हैबिलिटेशन में क्या अंतर है? देखो भाई, एक खोई हुई क्षमता को वापस लौटाता है, तो वहां पर दूसरा क्या करता है, नई क्षमता को सिखाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पुनर्वास खोई हुई क्षमता को वापस लौटाता है, जबकि समकक्षीकरण या हैबिलिटेशन जो होता है नई क्षमता को सीखने के लिए, जो व्यक्ति में कभी थी ही नहीं उसको सिखाता है। ठीक है भैया, उसको आगे लाता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप में किस टीम का होना आवश्यक होता है? भैया सबको पता है ये वही टीम है जिसमें हर कोई व्यक्ति होता है, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता, हर कोई व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 24। गतिशीलता की कमी किस प्रकार की सीमितता का हिस्सा है? ठीक है, मोबिलिटी लिमिटेशन की बात करता है।
देखो भाई, गतिशीलता की कमी होगी तो बच्चे को, व्यक्ति को उठने बैठने चलने फिरने में समस्या आएगी। गतिविधि सीमितता देखने को मिलेगी, एक्टिविटी लिमिटेशन देखने को मिलेगी भैया। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत सरल क्वेश्चन है भैया। भारत में वर्तमान में प्रभावी दिव्यांगता का अधिकार अधिनियम आप सभी को पता है, कौन सा? 2016 वाला। आपको 4% की आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 21 डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसके साथ में आरपीडब्ल्यूडी, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। बात करते हैं आगे 26 की। देखो दूसरा क्वेश्चन अभी पढ़ के आप आए, तुरंत मार दो 21, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी की बात कर ले, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। अगर इसकी बात कर लें तो आपको पता है 7 प्रकार की डिसेबिलिटी, 3% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में, ठीक है। और ये कब था? ये 1995, 1995। बात करते हैं 27 की। तो बात कर लेते हैं बेंचमार्क दिव्यांगता से क्या तात्पर्य है। 40% से अधिक दिव्यांगता का होना, प्रमाणित दिव्यांगता का न्यूनतम 40% या उससे अधिक होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में नई चीज जोड़ी गई, बताओ भैया, क्या ब्लाइंडनेस जोड़ी गई, क्या कुष्ठ रोग जोड़ा गया, क्या एसिड अटैक जोड़ा गया, या मूक बधिर जोड़ा गया? देखो ब्लाइंडनेस तो पहले से ही थी, कुष्ठ रोग भी आपका पहले से ही था, एसिड अटैक जो था उसको नया जोड़ा गया, ठीक है, एसिड अटैक जो था वो आपको नया देखने को मिला, ठीक है, जो जिन पर कभी तेजाब फेंक दिया जाता था। इसी में भैया आपको पार्किंसंस भी देखने को मिला, पार्किंसंस रोग भी देखने को मिला, इसी में आपको बौनापन भी देखने को मिला, ठीक है, इसी में आपको जो है 21 डिसेबिलिटीज बढ़ाई गई, पहले तो 7 ही थी ना भैया, तो ये सब देखने को आपको मिले। आगे बात करते हैं, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आरपीडब्ल्यूडी 4%, अगर कहता बीडब्ल्यूडी तो 3%, अगर 5% की बात करें तो कह देना आरपीडब्ल्यूडी में जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 5% का आरक्षण आरपीडब्ल्यूडी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में। नेक्स्ट भैया उच्च शिक्षा, लो आ गया, अभी बताया, अभी आ गया 5%, लगा दो, काम खत्म। नेक्स्ट है समान सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में भवनों के लिए क्या प्रावधान है। भाई भवनों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे भवन होने चाहिए जहां पर रैंप हो, जहां पर हर कोई आ जा सके, टाइल्स जो है वो वाले लगे होने चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है, टेक्टाइल्स वाले। और दूसरा क्या होना चाहिए, हर जगह पर जो है लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे जो है सांकेतिक भाषा का उपयोग होना चाहिए, बाधा रहित वातावरण बनाना चाहिए, ये सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, लिफ्ट या सुगम्यता का बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है भैया भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य कार्य क्या है। अगर बात करें भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 की बात करता है। आरसीआई का मुख्यालय आप सभी को पता है कि भैया कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। अगर बात करते हैं 32 की, ठीक है, 32 की, तो कहेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई का मुख्य कार्य क्या है। आप बता सकते हो, आरसीआई का मुख्य कार्य है पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मानकों को तैयार करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर भैया थोड़ा हम आरसीआई के बारे में देखते हुए चलते हैं। अगर आपसे कह देगा कि भैया
दिव्यांगों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पंजीकृत संस्था के रूप में क्या कहेगा? पंजीकृत संस्था के रूप में 1986 की बात करेगा। ठीक है। आरसीआई अधिनियम एक वैधानिक निकाय जो बनाया गया वो 1992 की बात करेगा। और अगर कहेगा कि लागू कब से किया गया, लागू कब से किया गया, तो आप कहोगे सर 22 जून 1993 से, 1993 से। ठीक है, क्योंकि 1986 की बात होती है तो पंजीकृत सोसाइटी के रूप में लागू हुआ 22 जून 1993 से, पारित हुआ 1992 में, जो वैधानिक दर्जा था 1992 में मिला। अगर संशोधन की बात कर ले, इसमें संशोधन भी किया गया, तो संशोधन किया गया सन 2000 में। किसके अधीन? तो कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। ये क्या करता है? फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक, इनके सबके प्रशिक्षण की बात करता है। इनके लिए CRR, ठीक है, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, इसका रख रखाव करता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं 33 की। बात कर रहा है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जहां पर 4 प्रकार की दिव्यांगताएं थी। कौन कौन सी थी ये पूछ रहा है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत प्रावधान किया गया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार है। आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में से व्यवहारिक रूप में से बाहर किया गया और क्रूर व्यवहार पर रोक लगाया गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के दिव्यांगों को और वृद्धों के लिए लोक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ये कौन देता है भैया? आर्टिकल 41। ठीक है। रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर के अंतर्गत 2016 में किन बीमारियों को शामिल किया गया? आपको पता होगा, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकिल सेल। ए ऑप्शन को भैया मार दो, यही तो हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्धिक दिव्यांगता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपके मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 38, आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करता है या उसे पीड़ित करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा होगी? 38 कितने की होगी? धारा 92 के तहत कितने वर्ष की? अगर कोई क्रूरता करता है, अत्याचार करता है, तो उसके लिए 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? अरे सुगम्य भारत अभियान है भौतिक, पर्यावरण, परिवहन, इन सभी के लिए, आईसीटी के लिए, दिव्यांगों के लिए, सभी चीजों को बाधा रहित बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या शामिल है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या शामिल है? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए भैया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या शामिल है? बी ऑप्शन, हड्डियों, जोड़ या मांसपेशियों की अक्षमता, जिससे अंगों की गति प्रभावित होती है। ठीक है। और लोकोमोटर में आपका पोलियो भी आता है, सेरेब्रल पाल्सी भी आता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आता है, जिसको हम लोग मांसपेशीय, ठीक है, मांसपेशीय दुर्विकार भी बोलते हैं, मांसपेशीय दुर्विकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट भैया 41,
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन श्रेणी में आता है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस। इन दोनों के अंतर्गत ये आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल के अंतर्गत ये दोनों आपके आते हैं भैया। ठीक है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल के अंतर्गत ये दोनों आते हैं आपके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग। 42 भैया देखो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक यार कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। ठीक है भैया। नेक्स्ट, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता का उदाहरण है। अरे सबको पता है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैलकुलिया हो, ये ऑप्शन लगा दो। हीमोफीलिया कह देगा तो कह देना सर रक्त विकार। मांसपेशियों की कमजोरी तो कह देना सर आपका कह सकते हैं शारीरिक रूप से। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ के आए जहां पर आपने सीपी को पढ़ा, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो आपने पढ़ा और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपने पढ़ा। ठीक है, पूर्ण अंधापन आपको पता है भाई, विजुअल इंपेयरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 की। यूडीआईडी कार्ड क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एकल प्रमाण पत्र। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है? सी 79 के तहत। ठीक है, राज्य आयुक्त का प्रावधान धारा 79 के तहत है। नेक्स्ट है 45 नंबर, बधिरांधता को किस श्रेणी में रखा गया? बधिरांधता भैया दो दिव्यांगता, एक बधिर एक अंधता, डेफ और ब्लाइंडनेस। अब डेफ ब्लाइंडनेस है तो किस में जाएगा भैया? बहुदिव्यांगता में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत विधिक अभिभावकत्व का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। दिव्यांग व्यक्ति को संपत्ति से, अरे भैया संपत्ति में रखने की तो बात करता है ये कि भैया संपत्ति इस बच्चे की जाए ना, सबको सुरक्षा मिले। ठीक है, तो बेदखल क्यों किया जाएगा? जेल भेजना, हाँ मार दो भैया। ठीक है, बी ऑप्शन। अस्पताल का खर्चा क्यों उठाया जाएगा? आरटीई एक्ट 2009 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। भाई बेंचमार्क दिव्यांगता यानी कि 40% से ज्यादा दिव्यांगता, तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर भाई बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चे की बात कर रहा है, सामान्य बच्चे की बात करता तो कहते 6 से 14 वर्ष। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कौन सी संस्था भारत में विशेष शिक्षा देने वाले संस्थानों को मान्यता देती है? अरे अभी तो आप लोग पढ़ के आए, नाम सुन के बिल्कुल जो है सबको पता होगा, आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 49, सेरेब्रल पाल्सी मुख्य रूप से शरीर को किस हिस्से को प्रभावित करती है? भैया शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। ये गैर प्रगतिशील अवस्था होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होती है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है। ठीक है, जो बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बाधा लाती है, उससे चलना फिरना, शारीरिक संतुलन में दिक्कत आती है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी बौनापन का मानक क्या होगा? तो हम कहेंगे 140 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 4 फीट 10 इंच। ठीक है, ये इसका मानक होता है बौनेपन का। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर भैया बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को देखा। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर।